हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद अस। और बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपका एग्ज़ाम 2 दिन बाद है सिर्फ। और आई होप आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से सारा रिवीजन कर लीजिए और फटाफट अच्छे से एग्ज़ाम दे आइएगा। भीड़ तो काफ़ी होगी ही, खैर अच्छे से जाइएगा। अपना ख्याल रखना और अपने सामान का भी रखना। और मैं आपकी एनसीईआरटी 6 और 7 की मैंने आपकी एनसीईआरटी करवा दी और आज मैं आपकी 8th की एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर आपके बचे हुए हैं। आज मैं आपका चैप्टर कराऊंगी जो बचे हुए चैप्टर हैं। आपका मैं आज 13 और 14 चैप्टर करवाने वाली हूँ। आइए देखते हैं। बाकी मैंने 8th के एनसीईआरटी के चैप्टर करवा दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल पर देखिए, क्योंकि कक्षा 8th की एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी। आइए देखते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। फटाफट जल्दी से ख़त्म करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या है। फर्स्ट हेडिंग है हम लोग की द्रव विद्युत चालन। क्या है? द्रव विद्युत चालन, ठीक है। जब संपरीक्षित के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो संपरीक्षित का परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता है तो संपरीक्षित का परिपथ पूरा नहीं हो पाता तथा बल्ब दीप्त नहीं होता है, ठीक है। कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त ना हो। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न होने के कारण दीप्त नहीं हो पाता। अगर परिपथ में विद्युत धारा पर्याप्त नहीं है, दुर्बल है, तो तंतु अच्छे से जो है गर्म ना हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता है। यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन ना कर पाता, जिसके कारण संपरीक्षित का परिपथ तो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है? आपका संपरीक्षित में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग कर सकते हैं। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। नेक्स्ट है एलईडी के साथ 2 तार जुड़े होते हैं। इन तारों को लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है और एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी को ऋण टर्मिनल से क्या करते हैं हम लोग? जोड़ते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या? कुछ द्रव होते हैं जो वो विद्युत के सुचालक होते हैं तथा कुछ हीन चालक हैं। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों या सुचालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता क्या है भाई? दी जाती है, ठीक है। जब आसुत जल में नमक घोलते हैं तो नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है। जो जल नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालाबों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है। इनके अनेक लवण घुले होते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा में इसमें प्राकृतिक रूप में विद्यमान होती, इसीलिए यह जल विद्युत का क्या होता है भाई? सुचालक होता है। इसके विपरीत आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। कैसा चालक होता है? हीन चालक होता है। जब साधारण लवण को आसुत जल में घोला जाता है तो यह उसे अच्छा चालक बना देता है। बिल्कुल चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों, लवणों में क्या होते हैं? विलयन होते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है, ठीक है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब जल में किसी धातु के लवण, अम्ल तथा क्षार घुले हो रहते हैं तो ऐसा घोल विद्युत का सुचालक हो जाता है। ऐसे घोल जिससे विद्युत धारा गुजर सकती है विद्युत अपघटक कहलाता। क्या कहलाता? विद्युत अपघटक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब किसी लवण, अम्ल तथा क्षार घुले जली घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका विद्युत
अपघटन होता है। मतलब किसमें प्रवाहित की जाती है, घुले जली घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात उस विलयन का धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों में अपघटन हो सकता है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जिस उपकरण में घोल का विद्युत अपघटन होता है उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। धातु के दो चालक हैं जो वोल्ट मीटर में धारा के प्रवेश और निर्गम के लिए लगे रहते हैं, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। कितने वोल्ट मीटर होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रोड होकर धारा वोल्ट मीटर में प्रवेश करती उसे एनोड तथा जिससे होकर धारा बाहर निकलती उसे कैथोड। मतलब जिस वोल्ट मीटर में प्रवेश करती है उसे एनोड कहते हैं, जिससे बाहर निकलती है उसे क्या, कैथोड कहते हैं। अर्थात वोल्ट मीटर के धन इलेक्ट्रोड को एनोड व ऋण इलेक्ट्रोड को कैथोड। मतलब जो धन इलेक्ट्रोड होता है इसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। जो ऋण इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। जब विद्युत अपघटन में धारा प्रवाहित की जाती है तो धनायन कैथोड की ओर और ऋणायन एनोड की ओर चलने लगते हैं और उन पर जाकर जमा हो जाते हैं। संचायक सेल या द्वितीयक सेल। संचायक सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में जमा किया जाता है और जब सेल को किसी परिपथ में जोड़ दिया जाता है तब सेल के भीतर एकत्रित रसायन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में धीरे धीरे क्या होती है भाई, परिवर्तित होने लगती है। संचायक सेल के 2 प्रकार होते हैं, सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, आइए देखते हैं सीसा संचायक सेल। और क्या है कि इसमें शीशे की 2 पट्टिकाएँ होती हैं। पट्टिकाएँ तनुगंध काम्ल में डूबी रहती, किसी में तनुगंध काम्ल में डूबी रहती। विद्युत धारा प्रवाहित करने यानी कि आवेशन करने पर पानी का विघटन होता है जिसके कारण इलेक्ट्रोड कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर जमा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो क्या बोलते हैं हाइड्रोजन होता है वो कैथोड पर और जो ऑक्सीजन होती है वो एनोड पर क्या होती है, जमा हो जाती है। आपके ऑक्सीजन एनोड के शीशे से मिलकर लेड पेरोक्साइड बनाता है जो गहरे भूरे रंग का होता है। कुछ देर तक धारा बहने के बाद धारा बंद कर दी जाती है। इस समय सेल आवेशित हो जाता है एवं इसका विभवांतर 2 वोल्ट होता है। जब सेल को चालक से जोड़ते हैं तो बाहरी परिपथ में धारा एनोड से कैथोड की ओर बहती है। मतलब जब चालक से जोड़ते हैं तो बाहरी परिपथ में धारा एनोड से कैथोड की ओर होती है। इस प्रकार की धारा बहने से हाइड्रोजन लेड पेरोक्साइड वाली पट्टियों की ओर जाता है और लेड पेरोक्साइड को लेड मोनोऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है जो गंध काम्ल से मिलकर लेड सल्फेट तथा जल बनाता है। जल के निर्माण से तंतु गंध काम्ल का विशेष घनत्व क्या होता है, घट जाता है, जिससे सेल क्या हो जाता है, अनावेशित हो जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूर्ण रूपेण आवेशित रहने पर सेल का विभवांतर वोल्ट बल 2.2 वोल्ट सीसा संचायक सेल और अनावेशित रहने का इसका विभवांतर वोल्ट बल 1.8 वोल्ट हो जाता है। सेल के अनावेशन की स्थिति को सल्फेटिंग कहते हैं। सल्फेटिंग की स्थिति से सेल में अत्यधिक धारा निकलने पर तथा सेल को अनावेशित दशा में बहुत समय तक रहने पर क्या होती है भाई, ये उत्पन्न होती क्षारीय संचायक सेल। इस सेल को एडिशन या निफे या एफई के सेल भी कहते हैं। इस सेल में कांच के बर्तन में क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल रहता है। क्या रहता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देते हैं। इस सेल का एनोड इस्पात का जालीदार फ्रेम होता है जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड तथा निकेल के छीलन एकांतर क्रम से तहों में जमे रहते हैं। दूसरी प्लेट में रंध्रयुक्त इस्पात का होता है जिसमें लौ ऑक्साइड का बारीक चूड़ भरा रहता है। यह प्लेट कैथोड का काम करता है। किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। आइए देते हैं नेक्स्ट है सेल का आवेश। जब सेल को आवेशित करने के लिए इसमें बाहरी स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघटक से पोटेशियम के आयन के प्लस कैथोड पर तथा हाइड्रोक्सिन आयन OH माइनस एथोड पर एकत्रित होते हैं। आवेश के दौरान होता है ये, ठीक है। इस तरह सेल द्रवित हो जाता है और विपरीतात्मक विभवांतर प्रभावी और स्थायी हो जाता है। विभवांतर विद्युत प्रभावी और स्थायी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण रूपेण आवेशित होने पर इस सेल का विद्युत वाहक बल, क्या विद्युत वाहक बल 1.35 वोल्ट तथा अनावेशित होने पर इसका विद्युत वाहक बल 0.9 वोल्ट हो जाता है। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम होता है। क्या होता है, 0.1 ओम होता है आपका।
विद्युत अपघटन के उपयोग क्या है? विद्युत अपघटन के उपयोग धातु का निष्कर्षण, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि धातु विद्युत अपघटक के स्रोत कौन है? एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि विद्युत क्या है? धातु के विद्युत अपघटक से प्राप्त होते हैं। इन्हीं धातुओं को इलेक्ट्रोड बना रहता है और जब इस धातु के नमक वाले घोल से विद्युत की धारा प्रवाहित की जाती है तो शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। किस पर? कैथोड पर एकत्रित हो जाता है आपका। विद्युत अपघटन से विश्लेषण। विद्युत अपघटन के सिद्धांत से कुछ यौगिक को विश्लेषित किया जाता है। इस विधि से HCl, HCN आदि के बनावट का क्या चलता है भाई? आपका पता लगाया जाता है। ठीक है। विद्युत लेपन या कलई करना। विद्युत अपघटन के सिद्धांत से किसी धातु की पतली परत किसी दूसरी धातु पर चढ़ाई जाती है। जिस धातु पर परत चढ़ाना रहता है उसका कैथोड और जिस धातु पर परत चढ़ाना रहता है उसका एनोड बनाया जाता है। ठीक है। इन दोनों सेलों को विद्युत अपघटक के द्रव में रखकर एक विद्युतीय सेल तैयार किया जाता है। क्या? विद्युतीय सेल आपका तैयार किया जाता है। इस सेल से जब विद्युत धारा की धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड वाले धातु से घोल में घुलकर कैथोड वाले धातु पर जमा होता जाता है और इस तरह के कुछ देर के बाद इस धातु की कैथोड वाले धातु पर एक पतली परत जम जाती। कैसी? पतली परत आपकी जम जाती है। इस क्रिया के लिए प्रायः सोना, चांदी, तांबा, निकिल और क्रोमियम धातु लिया जाता है। कैसा? सोना, चांदी, तांबा और निकिल और क्रोमियम धातु लिया जाता है आपका। विद्युतीय मुद्रण। ठीक है। आजकल बड़े बड़े प्रेसों में अच्छी तरह काम करने के लिए टाइप बनाकर तांबे के वोल्ट मीटर में कैथोड की जगह पर रख दिया जाता है। ऐसा करने से इस पर तांबे की एक परत जम जाती है। इससे छपाई अच्छी होती है। छपाई कैसी होती है भाई? आपकी अच्छी होती है। विद्युतीय संचायक। आइए देखते हैं। ऐसे संचयक में एल्युमिनियम के 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं जिसमें से बोरिक एसिड, ग्लिसरीन और अमोनिया जल का मिश्रण विद्युत अपघटन द्रव के रूप में रहता है। कैसा रहता है? विद्युत अपघटन द्रव के रूप में आपका रहता है। जब इस तरह द्रव से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की परत बन जाती है। यह परत दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? पराविद्युत का कार्य करती है। धातुओं का शुद्धिकरण। इसके लिए अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु का घोल के रूप में विद्युत अपघटन द्रव बनाया जाता है। कैसा? विद्युत अपघटन द्रव बनाया जाता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जब इस अशुद्ध धातु के घोल से होकर धारा प्रवाहित की जाती तो इसमें शुद्ध धातु निकलकर कैथोड वाले शुद्ध धातु पर जम जाता है। इस तरह से तांबा का शुद्धिकरण 99.9% तक किया जा सकता है। कितना? 99.9% तक किया जा सकता है। विद्युत लेपन। बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते तथापि यह दुर्घटनावश इनमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती और नीचे की सतह क्या इनकी इतनी चमकदार नहीं होती है। कुछ महिलाओं के ऐसे आभूषण जो देखने में तो सोने के प्रतीत होते हैं यद्यपि तथापि लगातार उपयोग से इनके सोने की परत उतर जाती है और नीचे चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। इन दोनों की ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। आपका किस में हो जाता है वियोजित? कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रॉन की ओर क्या होता है? आपका आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ है वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को क्या करती है? स्थानांतरित हो जाता है। आपका विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। कैसा है? एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है आपका। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तु पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। कैसा भाई? आपका व्यापक रूप में इसका उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाले धातु की परत में कुछ ऐसे वांछनीय गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते हैं जिस पर निक्षेपण किया जाता है।
उदाहरण के लिए अनेक धातु वस्तुएं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि का क्रोमियम का लेपन किया जाता है। किसका लेपन किया जाता है? क्रोमियम का लेपन किया जाता है आपका। प्रदूषणकारी अपशिष्ट। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जाने जा चुके विलेयों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। यही एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषणों के निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। कैसे? विशिष्ट दिशा निर्देश आपके दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता है। क्या संक्षारित नहीं होता है? यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता, इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। किसकी? क्रोमियम की परत जो होती है वो निक्षेपित आपकी कर दिया, मतलब चढ़ा, उस पर उसका पेंट आपका कर दिया जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत कैसे होते हैं? बहुत सस्ते। आपने भी देखे होंगे कि मार्केट में सोने चांदी के काफ़ी आभूषण मिलते हैं जो आपके मतलब सोने जैसे प्रतीत होते हैं, पर वो सोने के नहीं होते, उस पर लेपन चढ़ा होता है। ठीक है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन लिया जाता है। टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है, इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। कैसी? संक्षारित तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे संरक्षण तथा जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। लोहे पर किसकी परत निक्षेपित कर दी जाती है? आपकी जिंक की परत जो होती है लोहे पर वो निक्षेपित हम लोगों के कर दी जाती है। आइए कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मतलब कि हम लोग के जो पढ़ते हैं ना एग्जाम, मतलब जो ये चैप्टर पढ़ा है उसी का है निष्कर्ष जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। ठीक है। कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ द्रव होते हैं जो विद्युत के सुचालक है तथा कुछ हीन चालक हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षारकों तथा लवणों में विलयन होते हैं। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। कैसी? रासायनिक। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा का आपका रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित वस्तु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हम लोगों की विद्युत लेपन कहलाती है आपकी क्रिया। आपका जो 13 चैप्टर है वो आपका यहाँ फिनिश होता है। आइए हम लोग 14 चैप्टर देखते हैं, प्राकृतिक परिघटनाएं। क्या है चैप्टर का नाम? प्राकृतिक परिघटनाएं। आइए देखते हैं हम लोग के इस चैप्टर में क्या दिया गया है। हेडिंग है हम लोग की तड़ित। क्या है तड़ित? विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियों की परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलती। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिरंगी ही है। क्या है? विद्युत चिंगारी ही है। चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे। 600 ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर एक प्रकार की राल को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आश्रित कर लेता है। जब आप ऊनी तथा पॉलिस्टर की वस्तुओं को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चटपट ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना। जब प्लास्टिक के पैमानों को आपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या आकर्षित कर सकता है? कैसे? छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। आइए नेक्स्ट हेडिंग है रगड़ द्वारा आवेशन। आइए देखते हैं रगड़ द्वारा आवेशन। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया को पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाता है। क्या? पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाता है आपका।
आवेशों के प्रकार तथा इसकी अननोन क्रिया। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। अन्य प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ से निकाल लेते हैं तो दोनों के बीच में आकर्षण होता है। प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋण आवेश होना चाहिए। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह ही है। आवेश का स्थानांतरण। आइए देखते हैं आवेश का स्थानांतरण। एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्रदान करती हैं। समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस युक्ति को विद्युतदर्शी हम लोग कहते हैं। विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु से धात्विक चालन द्वारा भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श करने पर वह अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है। जैसे ही हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं पन्नी की पट्टियाँ कैसी हो जाती हैं भाई? आपकी सिमट जाती हैं। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमेशा हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। तब पन्नी की पट्टियाँ अनावेशित किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भू संपर्क सर कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं तड़ित की कहानी। रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेश का पृथक्कन होता है। यह एक प्रक्रिया द्वारा जिसे अभी पूर्णतः नहीं समझा सके हैं। बादलों के ऊपर किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के नीचे किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचयन होता है। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणावेश तथा धनावेश आवेश मिलते हैं और प्रकाश को चमकीली धाराएं तथा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस अभिक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। तड़ित मतलब आपने देखा होगा बिजली चमक रही है, ये उसी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। अब मूल परिघटना को समझते हैं। तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। तो ये भी आपको पता है कि जब बिजली गिरती है तो इससे हम लोगों को हानि ही होती है। सुरक्षा इससे कैसे करेंगे? तड़ित एवं झंझा गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं है। तभी हम लोग कहते हैं खुले में जानवर को नहीं बांधना चाहिए, खुद को भी खुले आसमान के नीचे नहीं लेटना है। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान के बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है, मतलब मकान या भविष्य हम लोग का सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद करके आप भीतर सुरक्षित हैं। मतलब अगर ऐसे गरज हो रहा है तो हम लोग बंद कर सकते हैं खिड़कियां और उसके अंदर हम लोग क्या हैं? सुरक्षित हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? तड़ित झंझा के समय क्या करें और क्या ना करें, कि मतलब उस समय हम लोग को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही हम लोगों का दिया हुआ है। आइए देखते हैं। बाहर खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। मतलब ये सब खुले में सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में सरल स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी की दृष्टि से अच्छा नहीं है। मतलब अगर बिजली कड़क रही तो छाता लेकर चलना भी हम लोगों के लिए ये सुरक्षा नहीं है। ठीक है, कि छाता लेकर निकल जाए ये भी हम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। ठीक है। यदि वन में है तो वृक्ष छोटे के नीचे शरण लीजिए। अगर वन में है तो छोटे वृक्ष के नीचे क्या लीजिए? शरण लीजिए। यदि किसी ऐसे खुले क्षेत्र में जहाँ कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों को काफ़ी दूर दूर पर खड़े रहें। जमीन पर ना लेटे बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएं। मतलब जमीन पर सिमट कर नीचे हम लोग को बैठ जाना चाहिए। अपने हाथ को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आघात के लिए लघुतम लक्ष्य बन जाएंगे।
आइए देखते हैं घर के भीतर। तड़ित टेलीफोन के तार विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए, मतलब इन सबको नहीं छूना चाहिए। इस समय मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग क्या होता है भाई, सुरक्षित होता है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों को प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए, मतलब टीवी का, फ्रिज का जिसका सॉकेट लगा है उसको निकाल देना चाहिए हम लोगों का। तड़ित चालक। तड़ित चालक ऐसी होती है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवार में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का सिरा वायु में खुला रखा जाता है। कैसा, वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिर को जमीन में काफ़ी गहराई दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत धारा तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श ना करें, मतलब बिजली चमकते समय इनको स्पर्श ना करें। आइए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का भूकंप। ये प्राकृतिक घटना मानव जीवन तथा संपत्ति के बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती है। कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बने रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। आपने देखा, अब मौसम विभाग चेतावनी देने लगे हैं। तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित अथवा चक्रवात की संभावना होती है, अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपयोग के लिए हमारे पास समय होता है। तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए। भूकंप विशाल स्तर पर जन जीवन तथा संपत्ति की क्षति पहुंचाता है। कैसे विशाल स्तर पर जन जीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचाता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात में के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। आइए नेक्स्ट है भूकंपीय क्षेत्र। राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इसके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया था और भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा। कितने क्षेत्रों में बांटा? 5 क्षेत्रों में बांटा। आइए देखते हैं वो 5 क्षेत्र हम लोगों के कौन कौन से हैं। पहला, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, अधिक क्षति जोखिम से मध्य क्षति जोखिम से निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। ये 5 क्षेत्र हैं हम लोगों के, ठीक है। इनमें से पहले 2 क्षेत्र भारत के सबसे बड़े प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए थे। भूकंप सुमेघ क्षेत्रों के उत्तरी पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र तथा बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर कश्मीर घाटी और कच्छ गुजरात शामिल है। ये अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, मतलब ये अधिक क्षति जोखिम क्या है, आपके क्षेत्र हैं, ठीक है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बचे भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। ये अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। देश के बचे हुए भाग मध्य तथा निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र में है। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्कन पठार के स्थिर भूभाग में पड़ता है। क्या होता है भूकंप? आइए देखते हैं कि क्या होता है भूकंप। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका। भूकंप हर समय सब जगह आते जाते। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों, लोगों की असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनमें जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। किसकी? जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंप से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का भूकंप का कारण। देखते हैं भूकंप के हम लोगों के क्या क्या कारण हैं। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंदन आते हैं। पृथ्वी की इस परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, इसको भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। कैसे? ये प्लेटें जो हैं वो निरंतर हम लोगों की गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से
रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती तो इसके कारण भूपर्वती में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। यद्यपि भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकें। नेक्स्ट है पॉइंट, पृथ्वी पर भूस्पंदन ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने और अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण आते हैं। मतलब अधिकांश भूकंप क्यों आते हैं? जो पृथ्वी की प्लेटें हैं उनकी गति के कारण आते हैं। प्लेटें होती हैं जो वो आपस में टकराती हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। भूकंप प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। देखिए भूकंप है जो प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती, वहाँ भूकंप आने की संभावना कैसी होती? अधिक होती है। इस दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। क्या? भूकंपी क्षेत्र कहते हैं, अथवा इनको क्या कहते हैं? भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रन, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान, दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। मतलब ये सारे खतरे के क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन है आपके जो ये आपके खतरे के क्षेत्र में आते हैं? देखिए जो क्या बोलते हैं पश्चिमी तथा जो मतलब भारत के क्षेत्र हैं, जो कश्मीर है, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय है, मतलब हिमालय का केंद्र, उत्तर पूर्व में कच्छ का रण और राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान, ये आपके हैं। आइए देखते हैं किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया था। अधिक विनाशकारी भूकंप का रिएक्टर पैमाना कितना? 7 से अधिक है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिणाम कितना था? 7.5 से अधिक था, ठीक है। भूकंप लेखी भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंप तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह उपकरण मात्र एक कंपायमान क्षण अथवा लोलक होता है जो भूस्पंदन आने पर दोलन या कंपन करने लगता है। क्या करने लगता है? भूस्पंदन आने पर दोलन या कंपन करने लगता है। इसके कंपायन तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा रहता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है आपका। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं। वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का क्या अनुमान भी लगा सकते हैं। आपके भूकंप से बचाव, आइए भूकंप से हम लोग को क्या क्या बचाव करने चाहिए। भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपी क्षेत्र जहां पर भूकंप आने की क्या होती है? अधिक आशंका होती है में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सकें। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी से इसे संभव बना सकती। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हो। मतलब जो भवन है उनकी ढांचे कैसे समान हो ताकि भूकंप उनको कुछ मतलब थोड़ा सा दिक्कत ना है, जब भूकंप आए तो वो बिल्डिंगें गिरे ना। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी तथा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती। अलमारियां इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है जिससे कि वे आसानी से न गिरें। नेक्स्ट पॉइंट है दीवार, घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक, गीजर आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखनी चाहिए ताकि भूकंप आने पर इन लोगों के ऊपर ना गिरें। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग जा सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशामक के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में कैसे भाई आपके होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था रुड़की ने भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारियां विकसित की हैं। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय करें। आइए देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या उपाय करने चाहिए। मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऐसे ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकते हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं। सिर का तकिया से बचाव करें।
ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि आप घर से बाहर हैं अगर, तो क्या करें? भवनों, वृक्षों ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्पंदन से समाप्त होने पहले बाहर ना निकले, मतलब जब तक भूकंप समाप्त ना हो तो उसके पहले बाहर हम लोगों को नहीं निकलना चाहिए। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थित आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा कैसी होती है आपकी? बनती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने में को भूसंपर्क कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन कार्य तड़ित उत्पन्न होते हैं। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकता है। क्या? भवनों को तड़ित के प्रभाव से आपका बचा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूप्रवृत्ति के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती, इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। देखिए, पहले भूकंप की भविष्यवाणी है जो वो अब संभव नहीं थी, पर अब तब भी थोड़ी बहुत संभव हो गई है। अब चीज़ें मतलब अपडेट होंगी तो आपको पता है कि अब भूकंप आता है। तो हम लोग के फ़ोन में ऐसा अभी हाल ही में किया गया है कि अभी आपने देखा हो थोड़े दिन पहले 12 बजे दोपहर में हर किसी के पास मैसेज आया था, तो वो वही चेक किया गया था। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा भूकंप आता है कभी, तो उस मैसेज के द्वारा सबके पास अलर्ट पहुंचाया जा सकता है। तो अब हम लोगों के पास अलर्ट आया करेगा अगर भूकंप आएगा तो। जब भी किसी भूकंप की विनाश ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। तो आपका ये 14 चैप्टर था आपका, ये भी फिनिश हो गया। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।